नमस्कार। आज हम सिडनी में हुए उस भयानक हमले के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। बिल्कुल। और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जिसे हम आमतौर पर दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देशों में से एक मानते हैं। वही तो सवाल यही है कि इतनी नफरत और हिंसा का केंद्र वो कैसे बन गया। हमारे पास एपी न्यूज़, रॉयटर्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई स्रोतों से रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बॉन्डी बीच पर हुआ क्या था और क्यों। बिल्कुल। आज की चर्चा का मकसद सिर्फ घटना को दोहराना नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो पैटर्न है उसे समझना है। हम ये देखेंगे कि ये हमला मतलब एक अकेली घटना थी या किसी बड़ी और ज्यादा गहरी समस्या का लक्षण है। हाँ, हमलावरों की मानसिकता, उनकी तैयारी और इस घटना का ऑस्ट्रेलिया के समाज पर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस शाम से। तारीख थी 14 दिसंबर 2025। जगह सिडनी का मशहूर बॉन्डी बीच। हम्म। वहाँ हनुका बाय द सी नाम का एक उत्सव चल रहा था और सूत्रों में जो तस्वीरें और विवरण हैं उनसे पता चलता है कि माहौल कितना कितना जीवंत था। परिवार थे, बच्चे खेल रहे थे, संगीत था, मतलब एक समुदाय अपना त्योहार मना रहा था। और यही बात इस हमले को और भी ज्यादा क्रूर बना देती है। आतंकवादियों ने जानबूझकर एक ऐसी जगह को चुना जो खुशी, समुदाय और आस्था का प्रतीक थी। बिल्कुल। उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था। उनका मकसद था उस अपनेपन और सुरक्षा की भावना को खत्म करना जो ऐसे मौकों पर महसूस होती है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बंदूकधारी अचानक भीड़ में घुसे। हाँ, और उन्होंने बिना सोचे समझे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पर ये कोई अंधाधुंध गोलीबारी तो नहीं थी ना। ऐसा लगता है कि ये बहुत सोच समझकर एक खास समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था, यह एक लक्षित हमला था। निशाना था यहूदी समुदाय जो अपना धार्मिक त्योहार मना रहा था। हम्म। यह सीधे सीधे यहूदी विरोधी नफरत मतलब एंटीसेमिटिज्म से प्रेरित था। और जब आतंक इस तरह धर्म या पहचान को निशाना बनाता है तो उसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं होता जो वहां मौजूद थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका असर दुनिया भर में उस समुदाय के हर एक व्यक्ति पर होता है। उन्हें एक तरह से यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। 15 लोगों की मौत हुई, हाँ, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे, हाँ, और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है जो हमेशा के लिए तबाह हो गया। सही बात है। और स्रोतों में जो चश्मदीदों के बयान हैं, वे उस खौफ और तफरी को बयां करते हैं जो कुछ ही पलों में वहां फैल गई थी। अब देखिए, इस तरह के हमले का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है, हाँ। वो शारीरिक नुकसान से कहीं ज्यादा गहरा और लंबा होता है। मकसद ही यही होता है कि एक पूरे समुदाय में डर पैदा किया जाए। ये एक ऐसा घाव है जो समाज की चेतना पर सालों तक बना रहता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में था, ये हमलावर कौन थे? और जब जांचकर्ताओं ने उनकी पहचान उजागर की, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला सच सामने आया। हाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे रिश्ते में पिता और पुत्र थे। ये जानकारी इस मामले को और भी ज्यादा कह सकते हैं जटिल और भयानक बना देती है। हम अक्सर लोन वुल्फ हमलावरों की बात करते हैं, है ना? हाँ, लेकिन यहाँ तो एक लोन फैमिली सेल था। हाँ। और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल नई और खतरनाक चुनौती है। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो यही पिता पुत्र का रिश्ता है। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं है, ये परिवार की पूरी अवधारणा पर एक तरह का हमला है। क्या सूत्रों में इस पहलू पर कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां इस पारिवारिक सेल के पैटर्न से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ये लोन वुल्फ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो कैसे? देखिए, एक परिवार के अंदर विश्वास का स्तर इतना ज्यादा होता है कि कट्टरता बिना किसी बाहरी शक के पनप सकती है। वे बाहर से एक सामान्य परिवार दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक आतंकी सेल काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि उन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता होगा। कोई दोस्त या पड़ोसी शायद ही कुछ अजीब नोटिस कर पाए। बिल्कुल। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट मतलब आईसिस की विचारधारा का हाथ है। अच्छा। अब क्या उन्हें सीधे तौर पर आईसिस से कोई आदेश मिला था या वे सिर्फ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से प्रेरित थे, इसकी जांच अभी चल रही है।
लेकिन आईसिस जैसे संगठन इसी रणनीति को बढ़ावा देते हैं। हम्म। वे ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए पूरे परिवार को कट्टर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक परिवार के तौर पर हमला करना ज्यादा विनाशकारी होता है। और पकड़ में आना भी ज्यादा मुश्किल होता है। सही कहा। और उनकी तैयारी देखकर तो यही लगता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो नहीं था। उनके पास सिर्फ बंदूकें नहीं थी, पुलिस को उनकी गाड़ी से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडीज और चरमपंथी झंडे भी मिले हैं। हाँ, और आईईडीज का मिलना इस घटना की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। ये बताता है कि उनकी योजना सिर्फ गोलीबारी से कहीं ज्यादा तबाही मचाने की थी। तो मतलब और बड़ा हमला हो सकता था। बिल्कुल। आईईडीज का मिलना सिर्फ तैयारी की बात नहीं है, ये एक तरह की सिग्नेचर भी हो सकती है। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये किसी खास आतंकी संगठन के तरीकों से मेल खाता है। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली हो। आईईडीज बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। सही कहा। और इससे ये सवाल उठता है कि क्या वे अकेले काम कर रहे थे या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। क्या उन्हें किसी ने ट्रेनिंग दी, किसी ने उन्हें विस्फोटक बनाने का सामान मुहैया कराया? इन सवालों के जवाब मिलना जांच के लिए बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। ये जानना कि उनके पास आईईडीज भी थे वाकई डरावना है। इससे तो पुलिस के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया होगा। सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस स्थिति को कैसे संभाला? बिल्कुल, और यही वजह है कि उनकी प्रतिक्रिया की इतनी तारीफ हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना मिलते ही पहली टीम कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गई। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ भीड़ को संभाला, बल्कि एक संभावित बम धमाके को भी रोका। मुठभेड़ के दौरान एक हमलावर, जो पिता था, उसे मौके पर ही मार गिराया गया। और दूसरे का क्या हुआ, जो बेटा था? उसे जिंदा पकड़ना तो जांच के लिए बहुत जरूरी रहा होगा। बिल्कुल सही। उसे घायल हालत में पकड़ लिया गया, और ये जांच में एक बहुत अहम मोड़ था। अब जांचकर्ताओं के पास सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक जीता जागता सुराग था। उस पर हत्या के 15 मामलों और आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और उससे पूछताछ में यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन शामिल था। इस तरह का हमला सिर्फ एक शहर या एक समुदाय पर नहीं होता, ये तो पूरे देश के चेतना पर हमला होता है। ऑस्ट्रेलिया और बाकी दुनिया की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? यहाँ हम इस घटना का व्यापक प्रभाव देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई नेताओं ने, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, एक सुर में इसे यहूदी विरोधी आतंकवादी हमला करार दिया। मतलब इसे घृणा अपराध माना गया। हाँ, इसे सिर्फ एक आपराधिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक हेट क्राइम के रूप में देखा जा रहा है। और ये वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमले के पीछे की नफरत भरी विचारधारा को स्वीकार करता है। और ये संदेश देता है कि समाज इस तरह की कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। जाहिर है पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई होगी। स्रोतों में बताया गया है कि मृतकों की याद में स्मारक बनाए गए, लोगों ने फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाईं। लेकिन इन सब के अलावा इस हमले ने ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया है। हाँ, और वो बहस है बंदूक कानूनों को लेकर। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बंदूक कानूनों को 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद दुनिया में सबसे सख्त माना जाता है। तो फिर? लेकिन इस हमले ने उन कानूनों की कमियों को उजागर कर दिया है। तो अब बहस किस बात पे हो रही है? क्या लोग कानूनों को और सख्त करने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल। बहस का मुख्य मुद्दा यह है कि ये हमलावर इतने खतरनाक हथियार हासिल करने में कामयाब कैसे हुए हैं? क्या ये हथियार अवैध रूप से खरीदे गए थे, या फिर मौजूदा कानूनों में ही कोई ऐसी खामी है जिसका उन्होंने फायदा उठाया? अच्छा। ये रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ समूह सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि समस्या कानूनों में नहीं, बल्कि उनके पालन और खुफिया तंत्र की नाकामी में है। तो ये बहस ऑस्ट्रेलिया के लिए एक परीक्षा की तरह है। सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कड़ी निंदा हुई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई जैसे देशों ने तुरंत इस हमले की निंदा की और अपनी संवेदना जताई। ये दिखाता है कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है। जब एक देश में किसी समुदाय पर हमला होता है तो दुनिया के दूसरे कोनों में बसे उसी समुदाय के लोग भी असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। सही बात है। ये वैश्विक एकजुटता की जरूरत को दिखाता है। बिल्कुल। स्रोतों में इस घटना को ऑस्ट्रेलिया के हाल के इतिहास की सबसे घातक आतंकवादी घटनाओं में से एक बताया गया है। ये वाकई एक गंभीर बात है। ये बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी है, खासकर सिडनी के यहूदी समुदाय और पूरे ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्र के लिए। ये घटना सामाजिक सद्भाव, सुरक्षा नीतियों और विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों पर लंबे समय तक असर डालेगी। और ये एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल भी खड़ा करता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा शांतिपूर्ण
और बहुसांस्कृतिक समाज, जहां अलग-अलग देशों के लोग आके बसते हैं, वहां इस तरह की चरमपंथी हिंसा कैसे पनप सकती है? सही बात है। ये वास्तव में एक चेतावनी है कि नफरत और कट्टरता कहीं भी अपनी जड़ें जमा सकती है। ये हमें ऑनलाइन कट्टरता, सामाजिक अलगाव और घृणास्पद भाषणों के प्रसार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर करता है। ये सिर्फ सिडनी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के समाजों के लिए एक सबक है। बिल्कुल। और ये भी कि सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। समुदायों को आपस में मजबूत रिश्ते बनाने होंगे ताकि वो कट्टरता के शुरुआती संकेतों को पहचान सकें और समय रहते हस्तक्षेप कर सके। इस हमले ने ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक ताने बाने को एक गहरी चोट पहुंचाई है और इस घाव को भरने में बहुत समय लगेगा। आज हमने सिडनी में हुई इस भयानक घटना के कई पहलुओं को गहराई से समझा। क्या हुआ, इसके पीछे की मंशा क्या थी और इसका ऑस्ट्रेलिया और दुनिया पर क्या असर हुआ। हमने देखा कि कैसे एक शांतिपूर्ण उत्सव का माहौल पल भर में आतंक और मातम में बदल गया। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचारणीय प्रश्न यहाँ उठता है, जब एक शांतिपूर्ण धार्मिक उत्सव को आतंक का निशाना बनाया जाता है, तो ये समुदायों के बीच विश्वास और खुलेपन की भावना को कैसे प्रभावित करता है? और एक समाज के तौर पर हम अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत और अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को खुले तौर पर मनाने के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।